तो उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्रों को एग्जाम के लिए बहुत सारी बधाई। और आप लोग अच्छे तरीके से परीक्षा को बीट करें, यही हमारी शुभकामना है। और इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास को लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। और हम आज बात करते हैं भारत के संविधान के अंतर्गत पूछे जाने वाले परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो लगभग लगभग एग्जाम में पूछे जाने संभावित हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि हमको पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस बात को तो आपको पता ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 11 मौलिक कर्तव्य, 6 मौलिक अधिकार, ये सारी चीजें बताई गई हैं, दी गई हैं। प्रश्न में अक्सर क्या एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की डेट में देखते हैं। संविधान का पिता सबको पता है, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। प्रश्न आता है प्रारूप समिति। प्रश्न आता है उद्देश्य प्रस्ताव। प्रश्न आता है संविधान सभा की पहली बैठक। और प्रश्न ये भी आता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक। प्रश्न ये भी आता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। प्रश्न ये भी आता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। और प्रश्न अक्सर एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। फिर प्रश्न यह भी आता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी। फिर प्रश्न यह भी आता है कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। फिर इसमें यह भी आता है कि ब्रिटिश प्रांत से कितने थे। कमिश्नरी क्षेत्रों से कितने थे। और देशी रियासतों से कितने थे। ठीक इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न आते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे गए। प्रारूप समिति को हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। और प्रारूप समिति, जैसा कि आपको पता है कि संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में सबसे बड़ी कमेटी का नाम क्या था, तो प्रारूप समिति था, जिसके सदस्यों की संख्या थी 7 मेंबर थे। और अगर चेयरमैन की बात करें तो B.R. अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक इसके बाद बात होती है उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। फिर बात आती है पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और अगर अंतिम बैठक की बात करते हैं तो 24 जनवरी 1950 में। अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं
तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बात आती है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष। चूंकि संविधान सभा में मौजूद जितने भी सदस्य थे उसमें से सबसे वरिष्ठ यानी उम्र के आधार पर सबसे ज्यादा उम्र सच्चिदानंद सिन्हा की थी, तो इसलिए इनको एक सम्मान देने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है कि अपने बड़ों का सम्मान करना, इसलिए इनको संविधान सभा में टेम्परेरी चेयरमैन के रूप में घोषित किया गया था और परमानेंट चेयरमैन के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाद में चुना गया। बात करते हैं महिला सदस्यों की संख्या की, तो यहाँ पे महिला सदस्यों की संख्या थी 15। लेकिन अगर प्रश्न ये कहे कि पहली बैठक में कितनी महिला सदस्य थी, तो पहली जो बैठक हुई उसमें 9 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। ठीक, अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों की। सदस्यों की संख्या दरअसल कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में भारत आया और उसके अकॉर्डिंग 389 सदस्य घोषित किए गए। अब यहां पे रखा गया कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से शामिल होंगे और 4 सदस्य वो कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे और 93 सदस्य ये होंगे आपके देसी रियासतों से। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 3 9 9 18 और 2 1 3, इस प्रकार से टोटल मेंबर थे आपके 389। तो ये तो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वहां से जो जनरली क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं वो प्रश्न आपकी ये। अब बात करते हैं आगे। आगे बात आती है संविधान के टोटल भाग कितने, तो टोटल भाग तो हैं 22। लेकिन अब बात आती है कौन से भाग की ज्यादा बात की जाती है। भाग 1 सबको पता है, भाग 1 के बारे में कि भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। बात करते हैं भाग 2 की। अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि भाग 2 में क्या है, और भाग 3 की बहुत ज्यादा चर्चा करता है, भाग 4 की भी बहुत ज्यादा चर्चा करता है, भाग 4A की भी बहुत ज्यादा चर्चा करता है, भाग 4A के बाद भाग 9 की बहुत ज्यादा चर्चा करता है, भाग 9 के बाद 9A और 9B की भी बहुत ज्यादा चर्चा करता है, भाग 15 भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, भाग 17 भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और भाग 18 भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट तौर से कौन से सेक्शन परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। भाग 2 की अगर बात करें तो यहां पे हमको नागरिकता दी गई है जो कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 के बीच बताई गई है। अगर भाग 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसे हम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच पढ़ते हैं। अब अगर बात करें भाग 4 की तो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां पे बताया गया, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच यहां पे है। बात करते हैं भाग 4A की। 4A में हमको दिया गया है मूल कर्तव्य, और हमको सभी को पता है कि मूल कर्तव्यों की संख्या इस समय 11 है और मूल कर्तव्य हमने जोड़ा था 44वां संविधान संशोधन। ठीक, माफी चाहूंगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में बात यह आती है कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति इसने सिफारिश की थी। और बात आई भाग 9 की, तो भाग 9 में दिया गया है, भाग 9 को हम अलग लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा, भाग 9 में हमारा दिया है नगर पालिका। ठीक, भाग 9A की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है पंचायत, और अगर 9B की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है सहकारी संस्था। और अगर भाग 15 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया है निर्वाचन, और अगर भाग 17 की बात की जाए तो यहाँ पे दिया है राजभाषा। तो भाग 18 में दिया है इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकाल, जो कि 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राष्ट्रपति शासन
यानी प्रेसिडेंशियल रूल, जो कि किसी राज्य में लगाया जाता है। और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, जिसे हम वित्तीय आपात कहते हैं, आर्टिकल नंबर 352, आर्टिकल नंबर 356, आर्टिकल नंबर 360। ठीक। अगर बात की जाए पहली बार कब लगा, तो पहला इमरजेंसी लगा है 26 अक्टूबर 1962 को। दूसरी बार कब लगा, तो दूसरी बार लगा था 1971 में। और तीसरी बार कब लगा, तो तीसरी बार लगा था 25 जून 1975, जिसे आंतरिक आपात कहा गया, जिसे हम आंतरिक आपात के रूप में पढ़ते हैं। इस प्रकार से हमारा जो शुरुआती प्रश्न है वो लगभग इस तरीके से परीक्षाओं में पूछा गया है, इस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अब आगे बात अगर करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, हमने भाग का सेक्शन देख लिया कि भाग से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। बात करते हैं आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए, और आगे समझेंगे थोड़ा सा अब अनुसूचियों के बारे में। और अनुसूचियों से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ ही लिए जाते हैं और अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो अगर हम बात करें अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों की, तो क्या क्या अनुसूचियां हैं जो ज्यादातर एग्जाम में हमारे पूछ ली जाती हैं। चलिए देख लेते हैं उनके भी बारे में कि क्या क्या अनुसूचियां हैं जो हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो बात करें अगर अनुसूचियों की, तो उसको हम अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं। अनुसूचियां मतलब शेड्यूल। ठीक। कितनी अनुसूचियां हैं, तो मूल संविधान में तो 8 थी, वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में 12। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली अनुसूची, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। किसी भी परीक्षा में आप देख लेंगे 12वीं अनुसूची जरूर पूछी जाती है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जरूर पूछी जाती है, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची भी खूब पूछी जाती है, जो कि दल बदल से संबंधित है। ठीक। 9वीं अनुसूची आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ठीक। ये बातें आपसे की जाती हैं। अगर बात करें हम 7वीं अनुसूची की, तो 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख, और सूचियां कितनी है, 3। कौन कौन सी, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट, और समवर्ती सूची यानी कॉन्कर्ड लिस्ट। इस बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है, और तीनों सूचियों का उल्लेख किसमें दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, जो कि परीक्षा में बहुत पूछी गई है। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक। अब अगर बात यहीं पे हम कर लें 6वीं अनुसूची की, तो 6वीं अनुसूची संबंधित है किससे, 6वीं अनुसूची आपकी संबंधित है असम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की संबंधित जनजातियों के बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन, जनजातियों के बारे में यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविजन किया गया है। बात हमने कही थी आपसे 9वीं अनुसूची की, कमेंट बॉक्स में मैंने बोला था बताइएगा, भूमि सुधार से संबंधित है। तो इस प्रकार से अगर हम आपसे कहें कि परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट अनुसूची कौन सी हमें रिवाइज करनी है, तो आपके सामने ये बात शामिल। ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा अनुसूचियों से जो संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो यही है। बात करते हैं अगली तरफ। अब हम बात कर रहे थे भाग 1 की। भाग 1 से संबंधित आपसे यही इतना पूछ सकता है, भाग 1 में क्या दिया गया है। भाग 1 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक संबंधित है, 1 से लेकर के 5 तक। भाग 2 की बात करते हैं, नागरिकता। नागरिकता 5 से 11 के बीच है। अब बात आती है भाग 2 में नागरिकता की। अगर हम भाग 2 में नागरिकता की बात करें, तो भाग 2 में ध्यान दीजिएगा, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। यहां पे अगर आपसे बात करेगा आर्टिकल कौन सा लगेगा, आर्टिकल अभी पीछे मैंने बताया 5 से 11 के बीच। और बात की जाए भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता है, तो हमारे संविधान में
एकल नागरिकता की बात कही गई है। और अगर बात की जाए कि भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है आपको, तो नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं, 5 आधार हैं। और अगर नागरिकता छोड़ने की बात की जाए तो नागरिकता त्यागने के 3 आधार हैं। नागरिकता का त्याग 3 आधार पर, स्वेच्छा से, सरकार के द्वारा राजद्रोह वगैरह आप लगा दें, और या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर लें। और पाने के 5 तरीके, एक तो जन्म से, एक पंजीकरण से, एक वंश परंपरा से, एक भारत सरकार को आवेदन करके, और एक अगर किसी विदेशी जमीन को भारत सरकार हड़प लेती है या युद्ध करके उसको हासिल कर लेती है, तो उस क्षेत्र में जो व्यक्ति हैं वो भी भारतीय नागरिक कहलाएंगे। तो ये बातें आपके सामने नागरिकता से संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो यही है। हाल ही में अभी सीएए का भी मुद्दा चल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसके अलावा 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम। यहाँ पे ये भी बात शामिल की गई है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम सर्वप्रथम कब लॉन्च किया गया था, 1955 में। इस प्रकार से भाग 2 से संबंधित आपके सामने ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए थोड़ा तेजी के साथ अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। अगर भाग 3 की तरफ हम लोग जाएं तो भाग 3 में हमको क्या मिलेगा? भाग 3 इज द सेक्शन 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाग 3 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 के बीच यहां पे बताया गया है फंडामेंटल राइट को, यानी मूल अधिकारों को। अब बात आती है मूल अधिकार कहां से लिए गए, तो यूएसए के संविधान से लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, वर्तमान में संख्या कितनी है, तो वर्तमान में संख्या है 6। कौन कौन से हैं वो 6? पहला है समता या समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी। और छठवां है संवैधानिक उपचार। बात अगर करें समता की तो ये 14 से 18 के बीच दिया गया है। बात करें स्वतंत्रता की तो 19 से 22 के बीच दिया गया है। बात करें शोषण की तो 23 से 24 के बीच दिया गया है। बात करें धार्मिक स्वतंत्रता की तो 25 से 28 के बीच दिया गया है। और बात करें संस्कृति और शिक्षा संबंधी तो 29 से 30 के बीच दिया गया है। और अगर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों की तो आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया। ये संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। 16 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की हृदय और आत्मा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि अगर किसी भी संवैधानिक मौलिक अधिकार का आपके उल्लंघन होता है तो आपके लिए दरवाजा खुला है कोर्ट का, वहां पे आप रिट दायर कर सकते हैं। और रिटों की संख्या है 5। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर कि कोई नागरिक कितने प्रकार की रिट मतलब न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करेगा नागरिकों के अधिकारों से संबंधित, तो बात आती है 5 रिट जारी कर सकता है न्यायालय। वो 5 रिट आप पढ़े होंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा है हमारा मैंडमस यानी परमादेश। तीसरा है हमारा उत्प्रेषण यानी एक्सटर्सन। चौथा है हमारा क्यू वारंटो यानी अधिकार प्रक्षालेख। और पांचवा है जिसे हम रोक देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध। इस प्रकार से 5 रिट जारी की जाएगी संवैधानिक उपचारों
में ये बात बोली गई है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों से ये प्रश्न आपके आते हैं। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों में आपसे कौन से आर्टिकल की ज्यादा चर्चा करेगा। वैसे तो देखा जाए तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सामने आर्टिकल नंबर 17 अक्सर परीक्षा में पूछा गया है। आर्टिकल 17, फिर आर्टिकल 19, फिर आर्टिकल 21A और फिर आर्टिकल 24। इनकी चर्चा ज्यादा होती है। आर्टिकल 17 की बात करें तो अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता से संबंधित है। और अगर बात करते हैं आर्टिकल 19A की, तो यहां पे बोलना, प्रेस, भाषण, इनकी आजादी की बात कही गई है। बात करते हैं आर्टिकल 21A की, तो यहां पे शिक्षा का अधिकार बताया गया है। शिक्षा का अधिकार। प्रश्न आता है इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में इसको हमने जोड़ा था लाके आर्टिकल 21 के अंतर्गत RTE यानी शिक्षा का अधिकार। लेकिन बात आएगी इसे लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द RTE। यहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। बात आती है आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है, 14 वर्ष से कम उम्र, तो किसी बच्चे को आप किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करने पर निषेध है, कारखाने में काम पर रोक, यानी कह रहा है संविधान कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को फैक्ट्री या कारखाने में काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो बात कर रहे थे आर्टिकल 24 की। तो इस प्रकार से आपके सामने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाग 3 से संबंधित, ये आपके सामने अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो पहुंचते हैं भाग 4 की तरफ। भाग 4 की तरफ जब हम लोग अपना सफर पहुंचाते हैं तो भाग 4 में हम देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात कही गई है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात कही गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब बात आती है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आर्टिकल नंबर 36 to 51, 36 से 51। यहां पे एक आर्टिकल दर्ज है, आर्टिकल नंबर 40। यहां पे बताया गया है ग्राम पंचायतों का गठन। बहुत बार एग्जाम में आया है। ग्राम पंचायतों का गठन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद आर्टिकल बात करता है 44 की, और यहां पे बताया गया है समान सिविल संहिता, समान नागरिक सिविल संहिता। गोवा पहला स्टेट है जिसने लागू किया है, तो यहां पे इस बात को बोला गया है। बात आती है आर्टिकल नंबर 47 की, कि ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित है और कृषि से संबंधित है। आर्टिकल 47 नहीं 48 है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो आगे प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि कहां से लिया गया? तो आयरलैंड से अपनाया गया। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। आयरलैंड यूरोपीय महाद्वीप का देश है। ठीक, तो यहां से हमने लिया है राज्य के नीति निदेशक तत्व। अब बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 से संबंधित जो है, लेकिन भाग 5 होने से पहले भाग 4A की बात हो जाए अगर, तो भाग 4A हमको देखने को मिलता है कि यहां पे दिया गया है मूल कर्तव्य, भाग 4A में। और इसी के अंतर्गत हम आर्टिकल 51 पढ़ते हैं। सॉरी, एक आर्टिकल यहां पे मिस हुआ था। आर्टिकल 50 बहुत पूछा गया है एग्जाम में। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का
न्यायपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आर्टिकल 50 में आपका दिया गया है। तो फिलहाल बात कर रहे थे भाग 4 की। भाग 4A में आपका दिया गया है मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। बात करते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की, फिर बात करते हैं आगे पार्लियामेंट। अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें आगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है, जैसे कि सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है आर्टिकल 52, आर्टिकल 61, फिर आर्टिकल 74, 75, 76, 79, 80, 81, 85, 108 ठीक, और 10110। अगर इतने तक की हम बात करें तो ये अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर ये सारे आर्टिकल की बात करें, 52 में कह रहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 कहता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, महाभियोग इन्हीं के ऊपर। फिर आर्टिकल 74 में कहता है मंत्रिपरिषद का गठन, जो कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, जिसे हम अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उनके बारे में जिक्र है। आर्टिकल 79 में हमारी संसद के बारे में जिक्र है, और संसद के बारे में अगर हम जिक्र की बात करते हैं तो संसद 79 में उल्लेखित है, और 80 में पहुंचेंगे तो राज्यसभा मिल जाएगी, और 81 में पहुंचेंगे तो लोकसभा मिल जाएगी। 85 में पहुंचेंगे तो राष्ट्रपति लोकसभा भंग करता है, लोकसभा भंग राष्ट्रपति द्वारा। ये 85 के आधार पर राष्ट्रपति को पावर मिली है, आर्टिकल 85 के आधार पर। बात आगे करते हैं 108 में, ये ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, संयुक्त अधिवेशन, और यहाँ पे राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन लोकसभा स्पीकर अध्यक्षता करेगा। लोकसभा स्पीकर अध्यक्ष पद को संभालेगा इस ज्वाइंट सेशन के अंतर्गत। यह अध्यक्ष होगा और ये बुलाएगा। 110 की बात करें तो यहाँ पे धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में चर्चा की गई है। ठीक, इस प्रकार से आर्टिकल से संबंधित आपके ये प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। इन सारे आर्टिकल्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे अगर हम बढ़े आर्टिकल को लेकर के, अगले पॉइंट को अगर हम बढ़ते हैं 110 के ऊपर, तो हम पहुंचते हैं फिर आर्टिकल नंबर 148 में, और यहाँ पे दिया गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पे इनकी चर्चा की गई है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, आर्टिकल 148 में। फिर आगे बात करते हैं अगर तो 280 फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग, अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, जिसका परीक्षाओं में बहुत ज्यादा जिक्र होता आया है। फिर इसके अलावा अगर बात करें 243 की, तो पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था, इनके बारे में बहुत ज्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। अगर बात करें आर्टिकल 343 की, तो यहाँ पे राजभाषा से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर बात करें आर्टिकल 315 की, तो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से हमसे प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, और ऐसे आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा तैयार होते हैं, बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो फिलहाल अगर बात करते हैं संविधान के इंपॉर्टेंट और बाकी टॉपिक की, तो देखिए अगला पार्ट टू में मैं पूरा डिटेल में सब कुछ टॉपिक खत्म कर दूंगा आपके सामने। आप बिल्कुल अपनी परीक्षा के लिए जी जान से लगे रहिए। मैं आपको अगले 10 दिनों के अंदर आपका पूरा मटेरियल जीएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, साथ में एक छोटा सा यूपी स्पेशल भी, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का जो माहौल है वो आपको वहां तक ले जाए जहां तक आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे सभी अभ्यर्थियों को देवेश की तरफ से जय हिंद,
मिलते हैं अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से।